बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अज़ीम साहब। नाज़रीन, इन दिनों पंजाब का सियासी मंजरनामा क्या होगा उसके ऊपर पेशीन गोइयाँ ही हो सकती हैं। हक़ाइक़ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहे। पसे पर्दा क्या हो रहा है उन खबरों के ऊपर तबसरे किए जा सकते हैं, लेकिन पर्दे के ऊपर क्या हो रहा है, पर्दे के ऊपर पंजाब में तो नहीं हो रहा। बलूचिस्तान के अंदर तगदो हो रही है। सिंध के विज़िट के मंसूबे बनाए जा रहे हैं और सिंध में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अगले 10 दिनों के अंदर विज़िट करने का इरादा रखती है। सिंध वाले जो हैं वो मर्दान में निकले हुए हैं और वो वहाँ पर जाके वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद कर रहे हैं। इनकी जो मेल मुलाकातें हैं PMLN की वो इलेक्टेबल्स के साथ जारी हैं, उनकी जो मेल मुलाकातें हैं वो अपने वर्कर्स के साथ जारी हैं। लेकिन इन्हीं मेल मुलाकातों के अंदर जहाँ पे रायवंड में मुलाकात हुई है अमरीकी सफ़ीर की, डोनाल्ड ब्लूम की, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ, तो उधर मुलाकात हुई बरतानवी सफ़ीर की आसिफ अली जरदारी साहब के साथ। IPP के जो सरबराह हैं जहांगीर तरीन साहब, उनके साथ भी मुलाकात हुई अमरीकी सफ़ीर की। तो इन मुलाकातों के मकासद क्या हैं और इन मुलाकातों से आइंदा का मंजरनामा क्या दिखाई देता है, इसी पर बात करते हैं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, पंजाब की बात तो करेंगे, ये अभी बलोचिस्तान और सिंध की जो सूरत हाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने लिए सोच रही है, उनके हक़ में कितनी होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, सुनने पर तो पाबंदी कोई नहीं है, सोचने पर भी पाबंदी कोई नहीं है, और किसी बात के करने पर भी पाबंदी कोई नहीं है। सिंध में मुस्लिम लीग नून के पास क्या है ये आपको भी पता है, मुझे पता है, बल्कि उस शख्स को भी पता है जो शख्स इनको मशवरे देता है। मैं आप कह रहे हैं ना सिर्फ बलोचिस्तान और सिंध की बात करें, नहीं, पहले ज़रा पंजाब से शुरू होते हैं तो फिर आपको नज़र आ जाएगा कि ये झूठ की इब्तदा कहाँ से हो रही है, और उसके बाद सिंध और बलोचिस्तान का नक्शा भी आपके सामने आ जाएगा। कुछ देर पहले आपने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी राना सनाउल्लाह साहब की जी। उन्होंने 120 से 141 टोटल सीटें पंजाब की, 120 से 125 उन्होंने ले ली हैं। और जब सीटें नहीं हुई, मुझे तो इस तरह लगा जैसे किसी दुकान से कोई तरबूज, खरबूजा, आम या केला या कोई चीज़ें खरीदी हैं, कितनी खरीद ली हैं। जिस शख्स के पास पंजाब में 120 से 25 नशिस्तें हों, उसे सिंध में MKM से इत्तेहाद करने की ज़रूरत है? कतई तौर पे नहीं। उसे बलोचिस्तान में लोगों को साथ शामिल करने की ज़रूरत है? उसे KPK के अंदर नए से नए इत्तेहाद करने की ज़रूरत है? उसे बैकडोर राब्तों के ज़रिए लोगों के साथ सीट एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है? मुझे तो हैरानगी होती है, खुदा की कसम, उस वक़्त जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो भी करता है, जो भी लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, उसमें क्या कमाल दावे करता है। हालांकि इनमें से एक को भी नहीं पता कि ये अपना हल्का भी जीतेंगे कि नहीं। 8 फरवरी को फैसला होना है। 8 फरवरी में कितने दिन बाकी हैं? लोगों को पता है कि इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में क्या डिलीवर किया था। लोगों को इल्म है कि इनका दौरे हुकूमत 16 माह का जो दौरे हुकूमत था, जिसमें इनके पास अरस्तुओं की एक फौज थी, जिसमें इनके पास दुनिया के तमाम इख्तियारात थे, पाकिस्तान के नहीं, पूरी दुनिया के इख्तियारात थे, जिसमें इन्होंने सैलाब ज़दगान के लिए घर तक तामीर नहीं किए, जिसमें इन्होंने लोगों को एक सहूलत नहीं दी, जिसमें इन्होंने प्याज से लेकर अदरक तक, चिकन का रेट इन्होंने आसमान की उस बुलंदी पर पहुंचा दिया कि पहले एक होता था ना, तो क्या करेंगे, ऐसा नहीं होता राना साहब। अगर मुस्लिम लीग नून के पास 120 से 25 सीटें पंजाब में हैं, तो फिर इनको सिंध, बलोचिस्तान और KPK की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं। इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल। राना एहसान अफजल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना एहसान अफजल साहब, जिस तरीके से बात कर रहे हैं राना साहब के अगर आपके पास नशिस्तें हैं, बकौल राना सनाउल्लाह साहब के हमारे पास तो एक हल्के में 1 से ज़ायद उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार भी आपके पास हैं, आपको अपनी जीत के इम्कानात भी दिखाई दे रहे हैं, आपको ये भी दिखाई दे रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म अगले मियां नवाज शरीफ साहब होंगे, तो फिर क्या ज़रूरत पड़ी इलेक्टेबल्स को पार्टी में शामिल करने की? क्या ज़रूरत पड़ी बाप के साथ जाके इत्तेहाद करने की? क्या ज़रूरत पड़ी MKM को मनाने की?
देखिए, क्योंकि पीएमएलएन चाहती है कि पंजाब के अलावा तीनों सूबों के अंदर मुस्लिम लीग नून एक अच्छी नुमाइंदगी हासिल करे। बलूचिस्तान में तो पीएमएलएन इंशाल्लाह अपनी हुकूमत बनाने जा रही है। जहां तक एमक्यूएम की बात है, वहां कराची के अंदर इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि 4 से 5 कौमी असेंबली की नशिस्तें हम जरूर निकालेंगे और वहाँ ये अलायंस जो है दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। तो सिंध में भी हमारी प्रेजेंस होगी और केपीके में भी एक अच्छा नंबर हम लेने जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये तो पंजाब अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही हमारा क्लियर है। हम वहाँ मुतमईन हैं, हमारे बिल्कुल एक से ज्यादा कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं एनए के लिए भी और पीपी की सीटों के लिए भी, और वहाँ कोई हम इलेक्टेबल्स के साथ कोई इंडक्शन नहीं हुई अभी तक वहाँ, और ना हमारा कोई जहन है कि कोई लार्ज स्केल के ऊपर कोई वहाँ किसी से भी हम सीट एडजस्टमेंट के ऊपर बातचीत करें। कोई इक्की दुक्की सीट के ऊपर अगर हो तो वो उसको मैं अभी रद्द नहीं करूंगा। मुस्तकबिल में ये चीज के इम्कानात हैं, लेकिन बड़े लेवल पे पंजाब में हम किसी के साथ कुछ नहीं करने जा रहे। तो ये बिल्कुल हमारा दावा है और हमें ये नजर आ रहा है इंशाल्लाह। तो जो बात है कि हमने क्यों अलायंसेस की बीएपी से या एमक्यूएम से, क्योंकि उन सूबों में भी हम चाहते हैं कि हमारी एक अच्छी नुमाइंदगी हो और वहाँ प्रोविंशियल जो हुकूमत बनने जाए उसमें हमें हिस्सा मिले। चले राना साहब, ये तो आपकी ख्वाहिश है और आपके अंदाजे हैं, सब हमें ये भी बता दें, कौम भी जानना चाहती है, वो कौन सी जादू की ऐसी छड़ी है या वो कौन से ऐसे काम है जो 16 माह में आपने किए हैं कि जिस बुनियाद पर आवाम जो है आपको इस कदर वोट देगी कि आप 120 से 25 पंजाब में और बाकी सूबों में भी नशिस्तें हासिल कर लेंगे? देखिए, मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं और मियाँ नवाज शरीफ ने तीनों पुराने अदवार के अंदर इस मुल्क के अंदर तरक्की की राह बिछाई, तरक्की के मंसूबे लगाए, मुल्क को मुश्किलात से निकाला, और 2013 के बाद अब मियाँ नवाज शरीफ जो हैं पीएमएलएन की इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे। तो आपने 21 अक्टूबर को तो जो झलकी देख ली कि अवाम मियाँ नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह इसका जो अमली जामे इसको जो है वो 8 फरवरी को पहनाया जाएगा, जब अवाम जो है वो मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर एतमाद करते हुए शेर पे मोहर लगाएगी और मुस्लिम लीग नून मेजॉरिटी पार्टी जो है वो बनेगी पाकिस्तान की पार्लियामानी सियासत। राना साहब, माजरत से फिर यासर साहब ने सवाल आपसे करना है, चूँकि आपके शहर के हैं तो ज़्यादा मोहब्बत उन्हीं के अंदर जागती है उस शहर की। मुझे सिर्फ इतना बता दें, सिर्फ आप कह रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब चूँकि इलेक्शन कैंपेन को हेड करेंगे, इसी बुनियाद पर सबसे ज़्यादा नशिस्तें लेंगी, यही बात हुई ना? और बिल्कुल उनका जो पुराना रिकॉर्ड है मुल्क में तरक्की का। जी अच्छा, अब इसी के ऊपर आ जाएं। आपने कहा कि मकबूल तरीन लीडर हैं। सर, एक सर्वे हुआ है, आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, मुख्तलिफ सर्वेज हुए। एक सर्वे तो वो हुआ जो ट्विटर पे करवाया गया, फिर बाद में डिलीट कर दिया गया। मुख्तलिफ सर्वेज भी हुए। अब हमें तो सर्वे करवाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन जंग ग्रुप की जानिब से, डेली मेल की जानिब से एक सर्वे करवाया गया, उस दी न्यूज़ की जानिब से माजरत चाहता हूँ। उस सर्वे के मुताबिक पंजाब के अंदर 41% जो मकबूलियत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है और 38% मकबूलियत जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है। उसके अलावा अगर सिंध की बात कर ली जाए, 36% मकबूलियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, 35% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, 3% जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। बलोचिस्तान की बात कर लें तो वहां पे भी हाईएस्ट पीटीआई है, हालांकि पिछले दौर के अंदर उन्हें इत्तेहाद करना पड़ा था, अभी भी हाईएस्ट पे वो हैं, और दूसरे पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तीसरे के ऊपर जाके आ पाते हैं। अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लें तो 69% के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। किस तरीके से कहा जा सकता है कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त मुल्क के मकबूल तरीन लीडर? देखिए, ये सर्वेज जो हैं ये कितने दुरुस्त हैं, ये कैसे कंडक्ट किए गए, और ये जब 8 फरवरी को लोगों ने वोट डालने निकलना है तो किस हद तक ये सच्चे साबित होते हैं, इस पे सारों पे अभी सवालिया निशान है। ट्विटर पे सर्वे होना और फेसबुक पे सर्वे होना और हकीकत में लोगों का वोट डालने के लिए किसी जमात के लिए निकलना, इन सारी चीजों में फर्क है। तो मैं समझता हूं कि हमने तो 21 अक्टूबर को जब अवाम निकली, सर, मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूं। मैं भी ये समझता हूं कि चंद हजार या चंद लाख अफराद की राय जो है वो करोड़ों अफराद की राय के ऊपर मुसल्लत नहीं की जा सकती। मान लिया कि इन सर्वेस के ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता।
आपकी कौन सी नजर है कि जिस नजर से देख के आप ये मानते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त मकबूल तरीन लीडर है, अगर इन सर्वेस को भी ना माना जाए तो? देखिए, मैं समझता हूं कि इस वक्त जो मैदान है उसमें मुस्लिम लीग नून सबसे आगे है, और जो जहां तक बात है कि हमने अपनी इलेक्शन कैंपेन भी लॉन्च कर दी है और हमें हलकों में हम जाते हैं, तो हलकों के अंदर इस वक्त तो पीएमएलएन जो है भरपूर तरीके से अपनी इलेक्शन कैंपेन कर भी रही है, हमारा वर्कर भी मुतहरिक है, और अल्हम्दुलिल्लाह देखें कि बिल्कुल ये सर्वे जैसे भी हुए, लेकिन इनको ये अमली जामा ये पहन पाते हैं। 8 मई को लोग निकलते हैं वोट डालने के लिए। 8 फरवरी आप मई पे ले गए। मई तो आपने कुर्बान कर दी हुई है ना। नहीं 8 फरवरी, सॉरी जनाब, ये मुंह से निकल गया। 9 मई 9 मई के हवाले से निकल गया मई, लेकिन ये 8 फरवरी को इंशाल्लाह जो अवाम की असल चॉइस है वो सामने आ जाएगी। देखिए, आपने 12 अक्टूबर नहीं कह दिया, मुझे तो ये खतरा था 12 अक्टूबर भी था ना, मैंने कहा आपने वो नहीं कह दिया। तो ये वक्त अभी ज्यादा दूर नहीं है, हकायक जो है वो राणा सामने आ जाएंगे। राणा साहब, मुस्लिम लीग नून की क़यादत मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब कहते हैं हमने तो पाकिस्तान के लिए अपनी सियासत कुर्बान कर दी है, अवाम की मुखालफत का सामना करना पड़ गया, सियासत कुर्बान कर दी पाकिस्तान को बचाने के लिए। इंशाअल्लाह ताला हम अपनी सियासत अब बचाने निकले। ठीक है, तो फिर वो कौन सा कुलिया है? अभी आप कह रहे हैं कि ट्विटर पे यकीन ना करें, फेसबुक पे यकीन ना करें, तो फिर हम आपके लीडरों की गुफ्तगू पे यकीन क्यों करें? फिर आप वक्त से पहले 125 से 120 नशिस्तें कह रहे हैं, तो आप भी ये कहें ना फिर कि जनाब इंतजार करें, 8 फरवरी को जो जीतेगा वो सिकंदर होगा। नहीं, बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन हमारी अब एक इंटरनल वर्किंग है। हमारे पास टिकट के एप्लीकेंट्स आए हैं, हमारे पास जो लोग चाह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून का टिकट मिले, उस बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। फिर हमारी अपनी भी अपने, ये तो आपके सर्वे हमारे भी सर्वे हैं, हम समझते हैं कि पंजाब को हम क्लीन स्वीप करेंगे, ये हमारा दावा है। अच्छा, आप वो जो जिन सर्वेस की बात कर रहे हैं ना सर, उसकी गाहे बगाहे इतलात हमें भी मिल जाती हैं। हमें मालूम पड़ा था कि उन्हीं सर्वेस की बुनियाद के ऊपर फैसला हुआ कि इलेक्टेबल्स के लिए दरवाजे खोल देने चाहिए। लेकिन जब वो इलेक्टेबल्स आएंगे तो तब हम उस पर जरूर बहस कर सकते हैं। अभी तो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में तो हम समझते हैं पंजाब के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है ज्यादा बड़े लेवल के ऊपर। गुंजाइश जीतने की नहीं है या किसी और चीज की कह रहे हैं? देखिए, जीतेगी तो मुस्लिम लीग नून। नहीं, ये किस तरह? मैं यही सवाल एक पूछना चाह रहा हूँ राणा साहब, 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं, 8 फरवरी के इंतखाबात में अभी बहुत टाइम पड़ा है, कागजात नामजदगी जमा नहीं हुए, तो आप वक्त से पहले किस तरह दावा कर सकते हैं कि आप जीतेंगे? क्या अता तारर की तरह आपको किसी ने यकीन दहानी करा दी है, या आपको किसी ने पहले ही लिस्ट दे दी है? हम ये जानना चाहते हैं। हम तो वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हैं। नहीं, ये ना करें ना राणा साहब, राणा साहब ऐसा ना करें। देखें यार, ऐसा ना करें। वोट की इज्जत दे। मुझे बताएं, मीनारे पाकिस्तान में क्यों नहीं नारा लगाया ये वाला? नहीं, ये तो हमारा मेन नारा है, हमेशा रहेगा। मीनारे पाकिस्तान में क्यों नहीं लगाया सर? इसका अंदाजा तो आपको उसी वक्त इलेक्शन कैंपेन में लगा देंगे। अभी इलेक्शन कैंपेन आपने कहा शुरू नहीं हुई, इसमें लगा देंगे और लगेगा ये नारा, क्योंकि हमें ना किसी की मावनत की जरूरत है, ना हमें किसी सपोर्ट की जरूरत है। मैं राणा साहब बताऊं कि अगर ये वोट को इज्जत दो का नारा जो था, अगर ये आपने लगाया होता या यही अभी मंशूर होता, तो अभी बलूचिस्तान में जाके ये इस तरह की सूरत हाल ना देखनी पड़ती मकबूलियत के हवाले से। आपको याद होगा मरियम नवाज साहिबा गई थी, एक अच्छा खासा जलसा हुआ था, उस वक्त आपका नारा ये था। उस वक्त आपने बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बारे में नैरेटिव कुछ और रखा हुआ था। अब जब जाके उनसे बात की है ना, तो अब वहाँ के मकामी लोगों से या वहाँ के सियासी अकाबरीन से भी पूछ लीजिए कि आपका नारा है या नहीं है। नहीं, देखिए, बात ये है कि 16 माह 18 माह जो पिछले गुजरे, उसमें हमने बाप पार्टी के साथ मिलके काम भी किया। सूबाई हद तक हमने MQM के साथ मिलके कोalition हुकूमत भी फॉर्म की। और फिर देखिए, जो अलायंस करना है किसी जमहूरी पार्टी से, वो चाहे इलेक्टोरल हो या सीट एडजस्टमेंट हो, ये कोई गैर जमहूरी अमल नहीं है। जो वो पुरानी बातें जो आप मरियम नवाज साहिबा की कह रही हैं, बिल्कुल वो उस वक्त यही सूरत हाल थी, लेकिन अब उसको गुजरे हुए 4-5 साल हो गए। अब मामलात आगे बढ़ चुके हैं, और उसके बाद मैंने आपको जिस तरह 18 माह जो गुजरे हैं पिछले, जिसके अंदर हमने एक दूसरे के साथ काम भी किया, राब्ते भी रहे,
तो आज काफी हद तक जो जमहूरियत के अंदर जमहूरी पार्टीज के साथ बातचीत करना इलेक्शन से पहले कि हमने इलेक्शन कैसे लड़ना है, इसके अंदर मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी कोई बात है। वो तो जब आप हुकूमत में हो और किसी के इशारे पे आप जो है वो वोट इधर कर दें उधर कर दें, और आज जब आप इलेक्शन में अभी गए नहीं और जाने लगे हैं अवाम के पास, तो आखिर वोट तो अवाम ने डालना है ना। अगर हमारा अलायंस भी है तो उसमें सिलेक्शन तो अवाम ने करनी है। अगर अवाम को लगेगा कि उन्होंने हमारी कोalition को या हमारी जो अलायंस है, इलेक्टोरल अलायंस है, उसको वोट डालना है, वो डालेगी, नहीं करेगा, नहीं डालेंगे, तो ये तो हम जा तो अवाम के पास थे। तो फिर असर मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ, एक ही सवाल मेरा बार बार है जिसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा। फिर आप ये कहें कि जनाब 8 तारीख को अवाम जिसको वोट देगी वो जीत जाएगा, तो रिजल्ट का इंतजार 8 फरवरी तक करें ना। 8 फरवरी से पहले आप 120 साहब, इलेक्शन में लोग दावा नहीं करते, इलेक्शनों में लोग दावा करते हैं। हम तो ये भी दावा कर रहे हैं कि चौथी दफा के वजीर आजम आप तो ये भी दावा कर रहे होंगे। हम इसी नारे के साथ जाएंगे। आप हम ये कहें कि हम हार जाएंगे इलेक्शन में, या हम जो है वो कम वोट लेंगे, या नंबर 2 आएंगे या नंबर 1 आएंगे। हमेशा जब आप मुकाबले में जाते हैं तो आप नंबर 1 के उम्मीदवार बन के जाते हैं, आप उसकी तैयारी करते हैं, आप जहनी तौर पे उसके लिए फाइट करते हैं। तो हमारा ये हक है कि हम जो है वो नारा लगाएं कि हम इंशाल्लाह नंबर 1 हम इसे नारा ही समझे ना। नहीं, बिल्कुल, ये हमारा दावा है, हमारी काविश है, हमारी कोशिश है, हमारी जद्दोजहद है कि हम मकबूल तरीन पार्टी बन के उभरेंगे। बिल्कुल। अच्छा, राजा रियाज साहब आपकी जमात में आ गए, तो आप किस जमात में हैं? मैं तो जिस जमात में मैं पिछले 30 सालों से हूँ, तो वो उसी जमात में। वो तो आप आए हैं ना फिर आपकी जमात में। वो अब आए हैं, वो तो आपके आइन और आपकी जमात के नजरियात के मुताबिक पहली बारी आपकी होगी, उनकी बारी आप 30 साल बाद होनी चाहिए। मैं इसी उम्मीद पे हूँ जी। तो अगर ये उम्मीद खुदा ना अल्लाह ना करे, अल्लाह ने देखो मेरी हमदर्दी आपके साथ है, और अगर ये उम्मीद टूट गई तो फिर जमात के नजरियात भी टूट गए ना। देखिए, नहीं, फिर मैं अपना जमात के साथ जो प्रोटेस्ट है वो मैं अपना इंटरनली करूंगा जी, बिल्कुल करूंगा, जरूर, वो मेरा हक है। अच्छा, चले उम्मीद करते हैं जी कि आपको 30 साल की आपकी जो रियाजत है सियासत के अंदर उसका समर मिले। आपको याद होगा राना साहब, ज़मान पाक में डोनाल्ड ब्लूम ने जाके मुलाकात की थी। आप लोगों ने कहा था कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत की जा रही है। कुरैशी साहब ने उस वक्त ये कहा था कि जब इलेक्शन होने वाले होते हैं तो फिर मुख्तलिफ ममालिक के सफ़रा जो हैं वो मुलाकातें करते हैं बड़ी बड़ी पार्टीज़ के साथ जिनकी मकबूलियत होती है। आप लोग तब नहीं मानते थे। अब की बार जो डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात बड़े मियाँ साहब से हुई है, क्या आप लोगों का मौक़िफ़ वो PTI वाला है या अभी भी अपने वाला ही मौक़िफ़? PTI वाला मौक़िफ़ है जो बात खान साहब ने की, क्योंकि उस मौक़िफ़ में भी ये मौक़िफ़ दुरुस्त है जो उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने भी मौक़िफ़ चेंज किया था जब उन्होंने अमेरिकन साजिश की बात की, और जब उस वक्त ऑपोजिशन से वो सफीर मिलते थे तो ये कहा गया कि ये इनसे क्यों मिलने गए हैं, ये क्या साजिश हो रही है। मेरे ख्याल से हमें इस सियासत से बाहर आ जाना चाहिए। सफीर सब जमातों से मिल सकते हैं, वो यहाँ आए इसलिए होते हैं कि वो हुकूमत से भी मिले, ऑपोजिशन से भी मिले और अवाम से भी मिले। यही काम होता है सफीरों का। तो अगर वो अपना काम कर रहे हैं तो मेरा आपको मौक़िफ़ यही नजर आएगा। मैं आपको, अगर आप मेरी हद तक बात करें तो मेरा मौक़िफ़ IMF, वर्ल्ड बैंक वाले ऑपोजिशन हुकूमत से मिलते हैं जी। एक आखिरी सवाल का जवाब देते, सिर्फ एक आखिरी सवाल का जवाब जी। अदालती फैसले आपके हक में आ रहे हैं, मजीद आपके हक में आएंगे, बड़ी पुरुमीद है। आप ये अल्लाह ताला आपकी जुबान को कबूल करे जी। सर, ये ऐसे ही है जैसे आप दावा कर रहे हैं ना, वैसे ही राना साहब भी ये दावा कर सकते हैं। मैं भी दावा कर सकता हूँ। मियाँ साहब के राना साहब से सवाल किया गया, राना सनाउल्लाह साहब से, कि जी यही जो बात मैं कह रहा हूँ कि राना साहब, मियाँ साहब को तो अभी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं है कानून के मुताबिक। वो कहते नहीं मिल जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा, नहीं हुआ तो फिर हम असम्बली में आके कोई ऐसा सिस्टम कर देंगे कि मियाँ साहब ही दोबारा आएंगे। लेकिन आप तो वज़ीर आज़म डिक्लेयर कर चुके हैं, बिल्कुल डिक्लेयर कर चुके हैं। तो यही हम एक सवाल पूछना चाहते हैं। फिर मेरा वही सवाल है, वो यकीन दहानी कहाँ से होती है? असी भी जाके थोड़ी नहीं मंग लीए कि सानू भी दस दो कि सानू ही असी सियासतदान तो नहीं गए, लेकिन शायद कुछ और चीज़ लभ जाए सानू। राना साहब, जो दिल साफ होए ना तो बंदा कहता है कि इंशाल्लाह इंसाफ टाइम नाल मिल जाएगा तो मियाँ साहब बिल्कुल इलेक्शन लड़नगे तो वजीर आजम भी बननगे। जो पता होवे कि ये सजा गलत सीगी
ਤੇ इंशाल्लाह ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ इंसाफ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ये सब के उम्मीद लिए ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ये सब के लिए होगा या सिर्फ आपके लिए ही होगा? देखिए, मैं तो उम्मीद करता हूँ सबके लिए हो। अल्लाह करे आपकी ज़ुबान मुबारक हो और घी शक्कर आपकी ज़ुबान में। और हम दुआ करें कि पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों के लिए ऐसा ही हो, तमाम सियासतदानों के लिए ऐसा हो और अवाम के लिए भी ऐसा हो। एहतसाब बिला तफरीक होना चाहिए, जिसमें अवाम और सियासतदानों में कोई तफरीक ना हो। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ सामने आया। वो अपने नैरेटिव के हवाले से जो बयान कर रहे हैं वो भी आप ही के सामने, जिस हद तक तगोदो हो रही है वो भी आपके सामने, जिनसे मेल मुलाकातें हो रही हैं और माजी में उनके बारे में क्या राय थी वो भी आपके सामने। लेकिन कहा जाता है कि सियासत में कभी कुछ अटल नहीं होता, तब्दीलियाँ होती रहती हैं। ये बर्रे सगीर पाको हिंद की सियासत के बारे में ज़्यादा ऐसी राय रखी जाती है। जो तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं वहाँ पे तब्दीलियाँ कुछ और तरीके से रूनमा होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो तर्ज़ सियासत है उसी को अडॉप्ट किया जाता है। हमारे यहाँ आवाम के सोचने का जो मायार है, क्या वो वक्त के साथ साथ तब्दील हो चुका है? और अगर हो चुका है तो वो तर्ज़ सियासत की अक्कासी जो है वो सियासी जमातों के अंदर किस हद तक दिखाई देती है, इसी बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। शर्मिला साहिबा बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। शर्मिला फारूकी साहिबा, अगर देखा जाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आपके सूबे आने की तैयारी कर रही है, आपके मुखालिफिन से इत्तेहाद बनाने की कोशिशों में है। उधर बलूचिस्तान के अंदर वो लोग जो आपके साथ मिलने वाले थे वो उनको मनाने की कोशिश में हैं। उधर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी उनका चक्कर लगना है और हो सकता है कि जिन लोगों ने आपसे वादे वईद किए हों वो उनकी तरफ चले जाएं। तो ये जो बदलती हवा है, इसके पीछे वजूहात क्या देखती हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि सियासी इत्तेहाद बनाना ये इलेक्शन का प्रोसेस है, एंड दिस इज समथिंग वेरी नॉर्मल। बनाने चाहिए लोगों को, अगर वो समझते हैं कि वो अपनी स्ट्रेंथ पे इलेक्शन नहीं लड़ पाते और कहीं उनकी वीकनेस है तो फिर वो जाहिर बात है दूसरी दीगर जमातों की जानिब देखते हैं। अच्छी बात है, ये इलेक्शन प्रोसेस है और अच्छी बात है कि एक इलेक्शन की तैयारी और गर्मा गर्मी शुरू हो गई इस मुल्क के अंदर, जिसका हम इंतजार कर रहे थे। अब जहां तक बात है इनके कराची आने का, तो 100 बिस्मिल्लाह, हम तो चाहते हैं कराची आए, कराची की जानिब देखें। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर जो इतना रेवेन्यू देता है और पूरे मुल्क को तकरीबन चलाता है, तो वहां पर आना चाहिए। वैसे तो जब इक़्तिदार में होते हैं तो कोई भी जमात, चाहे वो PTI हो या चाहे वो PMLN हो, कराची का रुख कम ही करते हैं। लेकिन चलें, इलेक्शन से पहले आके अपनी किस्मत को आजमा लें, अच्छी बात है। शर्मिला फारूकी साहब, आज राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 141 नशिस्तें हैं पंजाब की, उन्होंने कहा ये 125 हमारी परफेक्ट है। जनूबी पंजाब के हवाले से उन्होंने कहा जनाब सब 8 सीटों पे थोड़ा सा फ़र्क है, वो भी हमारे पास है। अब जो जमात 125 नशिस्तें पंजाब से लेकर चलती हो, तो आप समझते हैं कि उसको किसी और इत्तेहाद की ज़रूरत हो सकती है? देखिए जी, सिर्फ पंजाब ही पाकिस्तान नहीं है ना। पाकिस्तान में सिंध भी है, पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा भी है, पाकिस्तान में बलूचिस्तान भी है। सिंध में उन्हें MQM के साथ इत्तेहाद बनाने की क्या जरूरत थी? अगर वो समझते हैं कि इतनी बड़ी जमात है और बड़ी पॉपुलैरिटी है जिस तरह वो कहते हैं, तो फिर सिंध में भी जरूरत नहीं होती। सिंध में भी बताया ना कि कितनी सीटों पे से कितने इनकी सीटें पक्की हैं। बलूचिस्तान में गए, बलूचिस्तान में से इलेक्टेबल्स को लिया उन्होंने, अगर वहाँ भी उनकी स्ट्रेंथ होती तो वहाँ भी इलेक्टेबल्स ना लेते। अभी खैबर पख्तूनख्वा का रुख करने जा रहे हैं, तो वो भी तमाम चीजें हैं ना, सिर्फ पंजाब ही नहीं है ना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि जी ये कौन से लोग हैं जो जा रहे हैं, जो पहले इधर आ रहे थे और जा रहे थे। देखिए, आई डोंट नो अगर आपने परसों का डॉन का एडिटोरियल पढ़ा है, बड़ा कमाल एडिटोरियल लिखा है। जो बातें हम कहते हैं वो हर कोई कर रहा है, क्योंकि ये चीज नजर आ रही है। उस एडिटोरियल का जो उन्वान है वो है रिपीट टेलीकास्ट, और रिपीट टेलीकास्ट ये है कि उसमें लिखा है कि जी 2018 के इलेक्शंस में तजुर्बा किया गया, उससे हमने कुछ नहीं सीखा और अब वही तजुर्बा 2024 में किया जा रहा है।
इमरान खान को वहां चूज किया गया था और अब उनकी जगह किसी और को चूज किया जा रहा है। और ये बड़ी बदकिस्मती है कि पीपल्स पार्टी ने जो बड़ी मेहनत करी, पीडीएम बनाया, तमाम जमहूरी सोच रखने वाली अपोजिशन की जमातों को इकट्ठा किया, उसे कुछ नहीं सीखा। इस मुल्क के अंदर जब तक हकीकी जमहूरियत नहीं आएगी, मसाइल हल नहीं होंगे, सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, जब तक बिकने के लिए लोग तैयार होंगे। आप बिकते रहेंगे, खरीदार आते रहेंगे। इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। मुझे तकलीफ और दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि इस मुल्क में जमहूरियत के लिए और हकीकी जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियां दी पीपल्स पार्टी ने। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जो काम कर दिया वो आज तक कोई और हुकूमत कर ना पाई। आपको एटमी ताकत बना गए, आपको मुत्तफ़िक़ का आइन दे गए, वो चीजें जो भुट्टो साहब कर गए और लंबी फहरिस्त है। फिर शहीद बीबी आई, उनको पता था उनको जान को खतरा है, लेकिन वो आई वापस, अपनी जान का नजराना दिया, अल्टीमेट सैक्रिफाइस। हजारों हमारे कुरान शहीद हुए। आज भी हम लड़ रहे हैं उस हकीकी जमहूरियत के लिए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो जो मिसाक़ जमहूरियत के ऊपर शहीद बीबी और मियाँ साहब ने साइन किया था, वो कहीं भूल गए हैं वो PMLN। अगर हर बार डील करके ही आना है और डील करके ही जाना है और बेसाखियों के ऊपर हुकूमत बनानी है, तो फिर तो इस मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाने की क्या जरूरत है? फैसला कर लें कि इस दफा इसकी बारी है, उसको। अच्छा, अगर आप ये समझती हैं कि डील का तासुर है, तो बलूचिस्तान के अंदर वो लोग जो आपकी पार्टी में शामिल हो रहे थे, वो अब PMLN में शामिल हो रहे हैं, वो लोग पहले आपकी पार्टी में जाना क्यों चाह रहे थे? और उनके बारे में तासुर यही होता है कि वो उन्हीं के साथ जाते हैं जिनकी तरफ जाने का इशारा होता है। तो बस आपने तो मेरे सवाल का जवाब दे दिया ना, मैं क्या इसका जवाब? नहीं, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कोई बातचीत हुई? पहले ये तासुर नहीं था कि किंग्स पार्टी बनने जा रही है। पहले ये था कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, तो उन्होंने कहा कि सबसे बेहतरीन जमात है पीपल्स पार्टी, उसमें शमूलियत इख्तियार करो। फिर उनसे कहा गया कि नहीं जी, इस दफा तो इसकी बारी है, तो फिर वो वहां चले गए। अच्छा, आप शर्मिला साहबा ये बता दें, आप समझते हैं कि मौजूदा सियासी सिनेरियो में जब वोटर बड़ा समझदार है, जब यंग वोटर की तादाद ज्यादा है, तो अब भी मुसल्लत किया जाएगा? बहुत अच्छी बात की आपने, और हम भी समझते हैं कि खुदारा शायद इस दफा यही हो। 125 मिलियन में 44% वोटर जो है वो यूथ है, और इस दफा बैलेट पे वो डाका डालने देंगे नहीं। ये यूथ वो है जो बड़ी मायूस है, जो वाकई चाहती है मुल्क के अंदर तरक्की हो, मुल्क के अंदर माशी बहरान का खात्मा हो, सियासी इस्तेहकाम आए, बाशऊर लोग हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमें उम्मीद है कि एक तो ECP जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए, आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ। और हम ये समझते हैं कि इस मुल्क की जो बागयूर आवाम है, बिलखुसूस जो यूथ है, वो इस दफा दोबारा बैलेट पे डाका पड़ने देगी नहीं। हमें बड़ी उम्मीद है। ये जो आपने बात की ना कि ये होने देंगे कि नहीं, मुझे नहीं लगता ये होने देंगे। खैर, कोशिशें तो जारी हैं, लेकिन बात ये है कि इस मुल्क में अब मजीद सियासी बहरान की जरूरत नहीं है। वी कैन नॉट अफोर्ड इट। हमारा मसला इस वक्त ये है कि हमने सोच लिया है कि जनाब सेलेक्ट हो जाओ, अपने मफाद की खातिर हुकूमत बनाओ और बैठो। ये चीजें अब नहीं चलने वाली हैं। आप जरा पड़ोसी ममालिक को देखें ना, आप इंडिया को देखें, फलां देखें, वो करते हैं अवाम के लिए काम। आपको लाडला बनना है तो अवाम का लाडला बने, किसी अनडेमोक्रेटिक फोर्स का लाडला ना बने। हर इदारे की अपनी अपनी जिम्मेदारियां आइन में दर्ज हैं। अगर वो इदारे अपनी अपनी जिम्मेदारी अपने हुदूद में रह के काम करें, ये मुल्क बहुत तरक्की कर सकता है। जिस तरह जरदारी साहब कहते हैं ना, हर चीज है इस मुल्क के अंदर। हम एक नया मिसाक़े मईशत भी लिख सकते हैं, और लिखना चाहिए, क्योंकि क्या नहीं है इस मुल्क के अंदर अगर हम इन वसाइल का सही इस्तेमाल करें। लेकिन हम तो अपने मुफाद की खातिर पड़ जाते हैं ना। तो यही चीज है कि जब हवा का रुख MQM क्यों चली गई है PMLN के साथ। PMLN से उनको कोई फायदा नहीं, पूरे सिंध में उनके चंद 100 वोटों के अलावा कोई वोट नहीं है। लेकिन हाँ, उनको मालूम है अगर आपके अगेंस्ट, अगर आपके आप ये देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तरफ है, दूसरी तरफ जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी इंडिविजुअल लड़ेगी, तीसरी तरफ अगर देखें PMLN हो जाएगी, MKM हो जाएगी, फिर साथ में GDA हो जाएगी, उनका इत्तेहाद एक तरफ होगा, फिर TLP एक तरफ होगी। तो ऐसे में नुकसान तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। गेन कोई भी नहीं करेगा, लेकिन नुकसान आपका ज्यादा होगा। देखिए जी, बात यह है कि अगर तो कोई अपने तहे फैसला कर रहा है वो अलग चीज है, लेकिन अगर उनसे फैसला कराया जा रहा है कि तुम्हें किस तरफ जाना है, तो फिर ये नुकसानदेह बात है। जहां तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है,
पीपल्स पार्टी को फिक्र नहीं है नुकसान की। हमें अवाम पे एतमाद है, हम समझते हैं ताकत का सर चश्मा अवाम है, हमें मालूम है कि लोग हमें वोट देंगे। लोग शायद ये समझ के बैठे हैं कि जी हुकूमत कोई और बनाएगा, लेकिन दे विल बी सरप्राइज इन द इलेक्शन। अब बात यह है कि हमने तो अवाम के सामने ही मुकदमा रख दिया। हम अवाम के लाडले हैं और इंशाल्लाह ताला अवाम हमें वोट देगी और इंशाल्लाह हम वजीर आजम अपना बनाएंगे। लेकिन जो लोग ये सारी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं ना, उनको खबरदार होना चाहिए। जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनको खबरदार होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मुकदमा आवाम के अंदर रख रही है। बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहब ने अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अगर कोई अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक किसी से इत्तेहाद करना चाहता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उससे कितना नुकसान होता है हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन अगर किसी की डायरेक्शन के ऊपर वो इत्तेहाद करना चाह रहे हैं तो हमें बहुत से एतराज़ात होंगे। अब इन्हीं एतराज़ात को लेके अगर दूसरे पैरेलल हम मंजरनामा देखें तो वो हमें क्या दिखाई देता है। एहसन इकबाल साहब आज के ही जलसे में ये बात करते हैं कि हम 24 करोड़ आवाम के लाडले हैं। 24 करोड़ आवाम की राय क्या आवाम बनाएंगी या आवाम के ऊपर मुसल्लत की जाएगी, ये एक बुनियादी सवाल है। राना साहब क्या समझते हैं, लाडले का जो तखल्लुस दिया गया या इस्तेलाह इस्तेमाल की गई वो सियासतदानों के लिए होती है। अब आवाम के लाडले होने की बात की जा रही है। आपने उस दिन कहा था कि पाकिस्तान को लाडला होना चाहिए। अब अवाम के आगे अगर मुकदमा रखा जाए तो अवाम का नैरेटिव क्या होगा या अवाम का जवाब क्या होगा? मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता। अभी हमने राना एहसान अफजल साहब की गुफ्तगू भी सुनी। उन्होंने कहा जी हमने पूरा इलेक्शन इसलिए हम जीत जाएंगे कि मियाँ साहब आ गए। चले जी, मियाँ साहब आ गए हैं। मियाँ साहब ने, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आई कौन सा ऐसा तीर चला दिया है कि जिनके आने से इलेक्शन जीत जाएंगे। आप मुझे बताएं कि 20 हलकों में एक इलेक्शन हुए थे। उन 20 हलकों के इंतखाबात में हुकूमत पंजाब में इनकी थी, तो पंजाब के 20 हलकों में इत्तेहाद यानी तहरीके इस्तेहकाम में पाकिस्तान के सारे उम्मीदवार इनके साथ थे, हुकूमत इनकी थी, नून लीग इनकी थी, सारा जोर इनका था। तो रिजल्ट क्या आया था यासर साहब, आपको पता है ना? आप उस वक्त भी मुझसे बहस करते थे तो हम कहते थे नहीं ऐसे नहीं ऐसे होना है, लेकिन ज़मीनी हकाइक के मुताबिक हुआ और वोट पर डाका नहीं डालने दिया। मेरा तो काम है बहस करने का। नहीं, आपका काम और भी काफ़ी है। क्या तो नहीं, क्या बता देना, मुझे भी अपने हुनर का पता हो कि भाई इस चीज़ में महारत तो ये तो पता नहीं आपके पास हुनर क्या क्या है। तो यासर साहब, उस वक़्त के ज़मीनी हकाइक ने साबित कर दिया, लोगों ने वोट पर डाका नहीं डाली थी। अब भी मुस्लिम लीग नून का ये दावा है कि जनाब मियाँ साहब आ गए हैं और लोग मियाँ साहब की शक्ल देखेंगे। लोगों ने मियाँ साहब की शक्ल देख ली है और अब लोग जो है वो सारा का सारा वोट जो है वो मुस्लिम लीग नून को डाल देंगे। क्यों? सवाल तो बनते हैं। इसी बीच हम जब दो तरफ की राय ले चुके हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो उसमें एक तीसरी राय भी ले लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा महमूद मौलवी साहब ने। महमूद मौलवी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। महमूद मौलवी साहब, अगर देखा जाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाडले की इस्तेलाह का इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर ज़मीनी हकाइक के मुताबिक पोजीशन देखी जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाई नहीं देती। आप क्या समझते हैं, जब इतनी तेजियां हो रही हैं, इत्तेहाद हो रहे हैं, तो ऐसे में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कहां पे खड़ी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में उनकी क्या राय है? देखिए, नून मैं कहूँगा एक इफेक्टिव पार्टी है और अच्छी बड़ी पार्टी है। और ये कहना कि देखिए जो लोगों का बहुत सारे इश्यूज ये आ रहे हैं कि इन 17 माह में क्या किया, मैं ये कहूँगा कि 17 माह को मैं इसलिए मैं उनकी कोई वकालत नहीं कर रहा, मगर वैसे ओवरऑल कह रहा था कि देखिए ना, अनस्टेबिलिटी, ठीक है ना, और इनसिक्योर था वो गवर्नमेंट।
कि आज जा रही है कल जा रही है। कोई भी गवर्नमेंट जब इनसिक्योर्ड होती है और अनस्टेबल होती है तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सत्यानाश हो जाती है, तो महंगाई आ जाती है। जहां तक जो है लॉन्ग टर्म में देखा जाए, देखिए बदकिस्मती ये है कि इस वक्त मुल्क क्राइसिस में है और हमें सारी पार्टीज को लेके चलना पड़ेगा। चाहे PMLN अगर गवर्नमेंट बनाएगी वो भी सिंगल गवर्नमेंट नहीं बना सकेगी, क्योंकि उसकी दो वजूहत है। एक, क्लीन मैंडेट नहीं होगा 2/3। दूसरा, जिस बहरान में मुल्क है मेरे अंदाजे के मुताबिक वो मुश्किल है, इसलिए वो सबको उनको साथ लेके चलना पड़ेगा। अच्छा महमूद मौलवी साहब, राना साहब आपसे सवाल करेंगे, लेकिन आपने अनस्टेबिलिटी की बात की और आप उस पर फोकियत दे रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत को या उनकी प्लानिंग को। उसी अनस्टेबिलिटी के दौरान आपने PTI की टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ा था, तो अगर आपको ये लगता है कि PTI की पॉलिसीज ठीक नहीं थी तो फिर उस जमात की तरफ से इलेक्शन लड़ना वो किस हद तक सूदमंद फैसला था? नहीं, मैं अभी आपको सुझाऊं, PTI की पॉलिसीज बिल्कुल ठीक थी। मुश्किल ये था, देखिए मैं बताऊं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी। देखिए आज प्रॉब्लम क्या है इस मुल्क में? इस मुल्क में सब में बड़ा प्रॉब्लम है रेट ऑफ द गवर्नमेंट। रेट ऑफ द गवर्नमेंट है ही नहीं। देखिए अगर रेट डिफरेंस क्या है कराची और दुबई में? 1.5 घंटे का सफर है। रेट ऑफ द गवर्नमेंट है कि वहां पे रात को 1 बजे लोग जो है सिग्नल नहीं तोड़ते, यहाँ पे दिन दाड़े वो सिग्नल तोड़ते हैं। ये फर्क है रेट ऑफ द गवर्नमेंट में, एसेंशियल आइटम। अच्छा, इसी में महमूद साहब बड़ी अच्छी बात आपने की। बिल्कुल इसी तरह वहाँ पे रात 1:30 बजे लोग सिग्नल नहीं तोड़ते और यहाँ पर दिन के उजाले में सिग्नल भी तोड़ा जाता है। बिल्कुल ठीक है, वहाँ पर जो जुर्म करता है उसको सजा मिलती है। बिल्कुल वही तो मैं कह रहा हूं। यहाँ पे जुर्म करने वालों को फौरी बेल मिल जाती है। क्या फर्क है? देखिए वो मेन चीज जो है इस, तो फिर आप कहते हैं उस जमात की पोजीशन भी बहुत अच्छी है, वो जमात आके सारा कुछ कर लेगी। देखिए वही मैं कह रहा हूँ ना, हमने डेमोक्रेसी को इतना खराब कर दिया है, इतना जो है नॉन जिसको बोलते हैं ना इश्यूज पे हम बात कर रहे हैं। हम करें अवाम की मसलहत के लिए, मुल्क के इश्यूज के लिए, लोगों को रिलीफ क्या देना है और कानून क्या लेके आना है। हम एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं। आई थिंक ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं। इल्जामात लगाते फिर हम साथ मिल जाते हैं। देखिए क्या मुस्लिम लीग ने पीपल्स पार्टी के लिए नहीं क्या क्या कहा, फिर साथ बैठ गए। क्या PTI ने इमरान खान ने उसके लिए चौधरी परवेज इलाही के लिए क्या कहा, फिर उसको लेके प्रेसिडेंट बना लिया। तो हम किस की बात कर रहे हैं? आप ये देखें ना, MQM को लोग बुरा बोलते हैं, कल MQM के पास फिर खुद जाएंगे, फिर परसों खुद गए थे, पीपल्स पार्टी ने भी साथ की। तो लेट्स फॉरगेट दिस और आज हम ये बात करें कि लोगों को हमने क्या देना है, हमने रेट ऑफ द गवर्नमेंट कैसे लेके आना है, हमने कानून क्या लेके आना है। देखिए इधर कानून तो है ही नहीं। जब हम बात करते हैं कि आर्मी कोर्ट्स, तो अदलिया कहती है कि नहीं जी, उसकी वजह यह है कि अदलिया में सजा नहीं हो रही। नॉर्मल कोर्ट्स में 12 साल 13 साल लग रहे हैं सजा होने में। क्यों आर्मी? अगर इन्हीं जो लोग जो टेररिज्म करते हैं या जो ब्लैक जिसको बोलते हैं आर्मी के अगेंस्ट जाते हैं, ओपनली ब्लैक केसेस हैं, उनको अगर आप कहेंगे कि ट्राई नहीं कराएंगे आर्मी कोर्ट्स में और आप उनको सिविलियन कोर्ट्स में सालों लगा देंगे, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? आपको पता है कि इधर एक आदमी मर्डर करता है, वो 10-10 साल तक उसकी सजा नहीं मिलती उसको। तो नहीं, आप इस पर राय क्या रख रहे हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत खत्म कर देनी चाहिए? नहीं, जमहूरियत को सही करनी चाहिए इस वक्त मिलके उसके बाद एक छोटा सा टेन्योर हो जाए जो कि जमहूरियत मिलके करें, उसके बाद बड़े पॉलिटिक्स करें एंड ऑन इश्यूज के अलावा ऑन अपनी पॉलिसी के ऊपर। मगर आज हम अपनी देखिए ना, किसी की पॉलिसी कुछ है, किसी पार्टी की किसी की पॉलिसी कुछ है। कोई कहता है कि जी रोटी कपड़ा मकान देना चाहिए, कोई कहता है कि जी उसको कारोबार के ऊपर तजवीज देता है। ठीक है ना, कुछ लोग कहते हैं कि जी लोगों को बैठा के खाना खिलाओ, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, उनको हम कमाना सिखाएंगे ताकि वो खाना जो है अपना खुद जो है कमा सके। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, दोनों चीजें अच्छी है। आप मुझे बताएं ना, एक आदमी। अच्छा महमूद मौलवी साहब, ये बता दें मुझे, आपकी पार्टी का क्या मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद हो गया, ये होने जा रहे हैं या सीट एडजस्टमेंट होगी, क्या करेंगे? अगर आप कोई चॉइस करनी पड़े इस पाकिस्तान के अंदर मौजूदा सियासी जमातों में से किसी की, तो आप किस सियासी जमात को तरजीह देंगे, सीट एडजस्टमेंट या इत्तेहाद के हवाले से?
देखिए ये जो है ना इत्तेहाद, तो मेरे ख्याल से हम ज्यादातर चाहेंगे कि सारी पार्टी, जो भी पार्टी कहेगी हम उनके साथ बैठेंगे, उसकी वजह कि मुल्क के इंटरेस्ट में इत्तेहाद करेंगे। और जहां तक आप मैं बात कर रहे हैं, यही पूछ रहा हूं कि मुल्क के इंटरेस्ट में आपको कौन सी सियासी जमात अच्छी लगती है? देखिए मेरे हिसाब से सारी सियासी जमातें बहुत अच्छी हैं। सिर्फ और सिर्फ देखें उनको अपने रवैये चेंज करने हैं। कोई पाकिस्तानी जमात बुरी नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। रवैये चेंज करने हैं। देखिए रवैये जब तक चेंज नहीं होंगे, देखिए अगर उन्होंने 10 साल में कुछ मैं पीछे की बात ही नहीं कर रहा हूं, पीछे जो किया उसको मट्टी डाले, हम आगे चलें। अगर मैं सिर्फ पीछे ही पीछे देखता रहूंगा तो सारी जिंदगी आगे नहीं जा सकता हूं। तो फिर उस मामले में तो कोई भी जमात मेरिट पे नहीं उतरेगी ना। फिर हर एक के ऊपर उसके, आपको बोलते ना, डर्टी लिनन्स निकलेंगे ना। पीपल्स पार्टी में भी निकलेंगे, PMLN में भी निकलेंगे, PTI में भी निकलेंगे, जमात में भी, JUIF में भी निकलेंगे। हम आगे चलने की बात करें। अच्छा महमूद मौलवी साहब, आप क्या समझते हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, अब उसमें ज़्यादातर वो लोग हैं, बल्कि अक्सरियत ही वो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदा होकर वहाँ पे गए। अब आपकी नज़र में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक अगर कम होता है तो IPP का वोट बैंक किस तरीके से बढ़ेगा? क्योंकि शख्सियात तो देखिए मैं आपको उसको सिंपल जवाब दे दूं। तहरीक इंसाफ को जिन लोगों ने छोड़ के IPP ज्वाइन किया, उनका मेन इशू क्या था? 2 इशू है। एक, फौज के खिलाफ वो नहीं है और ना होंगे। स्ट्रेट बात कर रहा हूं। देखें वो बोलते हैं ना जैसे अमेरिकन के, आर यू विद अस और नॉट। हम फौज के साथ खड़े हैं। हमारे हिसाब से फौज हमारी रीढ़ की हड्डी है इस मुल्क की, और रीढ़ की हड्डी को आप डैमेज करेंगे तो मुल्क डैमेज होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम वो पॉलिसी को नहीं लेकर चल रहे हैं कि जी फौज को बुरा भला कहने का। ये मेन इशू है हमारा। दूसरा कि डेमोक्रेसी इन पार्टी। देखिए मैं आपको बताऊं, जितने लोग आए, लोग कहते थे खान साहब से कि जी हमें जो है असेंबली से नहीं निकलना चाहिए। 85% ने कहा था नहीं निकलना चाहिए, बट इट वॉज अ वन मैन शो। उन्होंने कहा नहीं आप छोड़ दो। KPK 95% ने कहा कि KPK की गवर्नमेंट डिसॉल्व नहीं होनी चाहिए। इट वॉज अ वन मैन शो। हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की। अगर डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, लोगों से मशावरत के साथ जाए, और अगर सिंगल हैंडेड है फिर जो है फिर जो डिक्टेटर को आ जाने दे। फिर तो वन मैन शो अगर करना है तो फिर डेमोक्रेसी की हम क्यों बात करें? पॉलिटिकल पार्टी। महमूद मौलवी साहब, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं कि अफवाज पाकिस्तान हमारे दिलो जान है, और इसके खिलाफ जो भी होगा, जो शख्स भी इसके खिलाफ होगा, हमें उसकी मुखालफत करना होगी। वो पाकिस्तान के साथ मुखलस नहीं होगा, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। नहीं मगर देखें आपको भी पता है ना, मैं अर्ज तो इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं ना। और ऐसा करने वाले को किसी सूरत में काबिल कबूल हम मानते भी नहीं, मानना भी नहीं चाहिए। अभी आपने बात की है कि हमें पाकिस्तान के लिए सबको एक होना चाहिए और एक पाकिस्तान, और सबको मिलकर चलना चाहिए। तो जिन लोगों ने माजी में, जिनका माजी ये है कि जिन्होंने कई दफ़ा ये हरकत की है जो आप कह रहे नहीं होनी चाहिए, तो क्या उनके मुतल्लक भी आपकी यही राय होनी चाहिए ना कि फिर उनको भी माफ़ नहीं करना चाहिए? देखिए प्रॉब्लम ये है ना, आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल अग्री कर रहा हूँ कि बहुत सी पार्टीज, देखिए ना इस वक्त क्यों लोगों को साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि जो है डेमोक्रेसी को डिरेल नहीं करना चाह रहे। अगर आज आप हकीकत पसंद बने और इन चीजों का सबके एहतसाब करें तो डेमोक्रेसी डिरेल होती है। ये मैं आपको बिल्कुल बता दूं, क्योंकि जब तक फिर डेमोक्रेसी को डिरेल नहीं करेंगे, इन सब का एहतसाब कोई भी नहीं कर सकता। नहीं तो इस पे फिर मेरा वही सवाल है कि सर आप फिर सिस्टम क्या चाहते हैं? देखिए इस वक्त डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेके इसको लेके चलें, एक चीज को बेहतर लेके आए, और उसमें से फिर हर पार्टी जो है अपने जो है अच्छे अच्छे लोगों को ऊपर लेके आए और इसको निजाम को चलाएं। यानी एक कौमी हुकूमत मॉडल देखिए बनेगा एक, बिल्कुल मैं कहूंगा इलेक्टेड नेशनल गवर्नमेंट बनेगा। ये दो इसमें को मेरे पास, मैं सेकंड ऑप्शन मेरे पास है ही नहीं। मैं जो सोच रहा हूँ बिल्कुल बहुत क्लियर हूँ अपने उसका। यानी सादा अक्सरियत से कोई भी हुकूमत नहीं बना पाएगा, सभी पार्टीज को मिलकर।
सभी पार्टीज को मिलकर हुकूमत बनाना पड़ेगी और इसके लिए फिर आपको माजी की हिकमत अमलियाँ तरतीब देना पड़ेंगी, अपना तर्ज सियासत तब्दील करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।